ये वक्त था 1940s का। उस वक्त भारत के चारों ओर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। भारत के लोग अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। उस वक्त भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाया करते थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए, और ऐसा ही होता है। आगे चलकर भारत दो टुकड़ों में बंट जाता है, एक होता है हिंदुस्तान और एक होता है पाकिस्तान। तो फिर कौन थे ये लोग जो चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए, और क्यों चाहते थे, और क्यों पाकिस्तान जो कि एक वक्त में भारत का हिस्सा हुआ करता था वो भारत से अलग हो गया? तो इन सब चीजों का रीजन मैं आज आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब चीजों को ब्रीफली समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जाता है। एलिजाबेथ वन, थॉमस स्माइथ, जॉन वाट्स और कुछ मार्चेंट्स ने मिलके ये कंपनी का स्थापना किया था। ये कंपनी को मसालों की ट्रेडिंग करने के लिए बनाया गया था। सन 1601 को ये कंपनी अपना पहले सफर पे निकलती है। ये साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइसिस आइसलैंड पे जाके अपना धंधा करना चाहते थे। अपना पहला सफर तय करके ये इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना 2 फैक्ट्रीज भी सेटअप कर लेते हैं। लेकिन इंडोनेशिया पर इनको बिजनेस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनसे पहले ही वहाँ पर डच लोग, पुर्तगीज लोग और स्पेनिश लोग ऑलरेडी आकर अपना बिजनेस शुरू कर चुके थे। तो इनको वहाँ पर बिजनेस में ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था। टाइम के साथ साथ डच लोग और भी पावरफुल बनते गए। उन्होंने फाइनेंशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पीछे छोड़ दिया। डच लोगों के पास एक बेहतरीन आर्मी यूनिट भी था। वक्त बदलने के साथ साथ वो वहाँ के डोमिनेंट पावर बन जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगने लगता है कि कहीं कंपटीशन को कम करने के चक्कर में ये लोग हमारे खिलाफ जंग ना छेड़ दें। तो जंग को अवॉइड करने के लिए ये लोग अपने लिए एक नया सुइटेबल लोकेशन ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर इनको ज्यादा कंपटीशन का सामना भी ना करना पड़े और ये अच्छे से स्मूथली अपना बिजनेस को रन कर सके। नया लोकेशन ढूंढते ढूंढते इनका नजर इंडिया पर पड़ जाता है, और अब ये अपना नया लोकेशन इंडिया सेट कर लेते हैं और वहाँ पर शिफ्ट होने का तैयारी करते हैं। 24 अगस्त 1608 को ये इंडिया पहुँच जाते हैं और आज के दिन का गुजरात में अवस्थित सूरत शहर में ये लैंड करते हैं। उस वक्त भारत के चारों ओर भारत के लगभग हर जगह पर मुगलों का शासन चल रहा था। मुगलों के पास उस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी था। इनको यहाँ पर एक बात तो पता था कि मुगलों के साथ लड़कर कोई फायदा नहीं है, इनके साथ दोस्ती करना ही बेहतर होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिप का कैप्टन विलियम हॉकिंस शिप से उतरते हैं और उस वक्त का मुगलों का कैपिटल सिटी आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा पहुंचने के बाद उस वक्त का मुगल शासक जहांगीर से वो मिलते हैं। वो उनसे मुगलों के एरिया पर बिजनेस करने का परमिशन मांगते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त मुगलों के एरिया पर पुर्तगीज लोग बिजनेस करते थे और पुर्तगीज लोग और मुगलों का रिलेशन भी अच्छा था, तो इसके चलते जहांगीर ब्रिटिशर्स को अपने एरिया पर बिजनेस करने का परमिशन नहीं देते हैं। मुगलों के एरिया पर बिजनेस करने का परमिशन नहीं पाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इधर उधर भटकने लगती है। वो इंडिया के अंदर ऐसा एरिया ढूंढ रहे थे जो एरिया मुगलों के अंडर नहीं आता हो, किसी और राजा के अंडर आता हो, तो वो वहां पर जाकर अपना बिजनेस कर सके। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली इनका एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ये लोग सन 1611 को आज के वक्त का आंध्र प्रदेश में अवस्थित मछलीपट्टनम शहर में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप करते हैं। इनको वहाँ के लोकल रूलर ने बिजनेस करने का परमिशन दे दिया था। धीरे धीरे ये लोग बाकी कई सारे एरियाज पर अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अपने बिजनेस के थ्रू ये इंडियन सब कंटिनेंट पे अपना पकड़ मजबूत बनाने का कोशिश करते हैं। इसी पकड़ मजबूत बनाने के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेन से आए हुए बाकी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ जंग छेड़ देती है। सन 1612 को ये वापिस से सूरत जाते हैं और वहाँ पर पुर्तगीज लोगों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। ये जंग को बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जाना जाता है। इस जंग में ब्रिटिशर्स का जीत होता है और पुर्तगीज लोगों का हार होता है। ये जंग के बाद पुर्तगीज लोगों का इन्फ्लुएंस सूरत से घट जाता है। बैटल ऑफ स्वाली हारने के बाद पुर्तगीज लोगों के पास इतना पावर नहीं था कि वो सूरत पे स्टे करे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट बैक करे। इसीलिए पुर्तगीज लोग गोवा शिफ्ट हो जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ते का कांटा पुर्तगीज ट्रेडर्स हट चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें मुगलों के एरिया पर बिजनेस करने का परमिशन नहीं मिला होता है। जाहिर सी बात है, अगर उन्हें बिजनेस करने का परमिशन नहीं मिलेगा तो वो मुगलों के एरिया पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो उस वक्त के इंग्लिश किंग जेम्स वन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव को भेजे जो कि जहांगीर को इम्प्रेस कर सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वहां पर बिजनेस परमिशन को ऑन कर सके। अब किंग जेम्स वन अपने तरफ से सर थॉमस रॉय को भेजते हैं। सर थॉमस रॉय उस वक्त के एक फेमस डिप्लोमेट थे। जहांगीर से बिजनेस परमिशन को हासिल करने के लिए सर थॉमस रॉय इंडिया आते हैं। कहा जाता है कि जैसे वो जहांगीर से मिलते हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट्स को देखकर जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने एरिया पर ब्रिटिश लोगों को बिजनेस करने का परमिशन दे देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो उनको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए थे कि कुछ कुछ एरिया पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकता है। उसके अलावा
कोई दूसरा कंपनी उस एरिया में ट्रेड नहीं कर सकता है। और इसी एक्सक्लूसिव राइट्स के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों को एनुअली कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट पे किया करता था। वक्त बीतता जाता है और इनका ट्रेडिंग का मकसद अब रूलिंग पे बदलने लगता है। अपना रूलिंग का मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग लोकल पॉलिटिक्स पर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक वक्त पे औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दिया था, लेकिन इस जंग को औरंगजेब जीत लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने उनके ऊपर कुछ फाइन लगाया था और फाइन पे करने के बाद औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर देता है। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी सही वक्त का इंतजार कर रही होती है कि कब हमारा वक्त आए और हम अपना जलवा दिखाएं। देखते देखते टाइम बीत जाता है और औरंगजेब का देहांत हो जाता है। औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगता है और इसी चीज का पूरा फायदा उठाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईयर 1757 को बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। बंगाल को अपने कब्जे में लेने के बाद धीरे धीरे ये अपना एरिया एक्सपांड करने लगते हैं। इनको पता था इतना बड़ा एरिया को सिर्फ जंग से जीती नहीं जा सकती, तो इसीलिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करने के लिए इन्होंने कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक और कुछ डायरेक्ट टेक्निक निकाली। ये टेक्निक का इस्तेमाल करके इन्होंने कई सारे एरियाज को अपने साथ एनेक्स कर लिए। इनके पहले इनडायरेक्ट टेक्निक पे इंडिया के अंदर जो जो जगह इनके अंडर नहीं आता था वहां पर ये लोग अपना रेसिडेंस को अपॉइंट किया करते थे। जो रेसिडेंस थे वो एक टाइप का ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए अलग अलग जगह पे जाके उनके लिए डिप्लोमेट का काम किया करते थे। अब ये रेसिडेंस को जहां पर अपॉइंट किया जाता था वहां के लोकल रूलर के साथ ये लोग फ्रेंडली होने का कोशिश किया करते थे। जो रूलर इनके साथ फ्रेंडली हो जाता था ये उनको अपना पॉलिटिकल एडवाइस देना शुरू कर देते थे, यानी इनडायरेक्टली ये उस रूलर को अपना पॉलिटिक्स सिखाना शुरू कर देते थे। इसके थ्रू ये लोग लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे और लोकल पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर करके ये लोग वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का कोशिश किया करते थे। दूसरी इनडायरेक्ट टेक्निक में ये लोग लोकल रूलर को अपने साथ सब्सिडरी अलायंस में आने के लिए प्रेशराइज किया करते थे। अगर कोई रूलर इनके साथ सब्सिडरी अलायंस में आ जाता था तो वो अपना खुद का आर्मी नहीं रख सकता था, इवन वो अपना खुद का जंग भी नहीं लड़ सकता था। इनफैक्ट वो रूलर के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तरफ से एक आर्मी तैयार करेगी और वो आर्मी का सारा मेंटेनेंस का चार्जेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे करेगी। इस सब के बदले वो लोकल रूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली कुछ पेमेंट पे करेगा। अगर किसी कारण के चलते वो लोकल रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो एनुअल पेमेंट पे कर नहीं पाता है तो उसके हिस्से के कुछ एरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी और इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके ये कई सारे एरियाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इनके साथ जो लोग सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं उनको प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ईयर 1798 को हैदराबाद पहला स्टेट था जो इनके साथ सब्सिडरी अलायंस में आया था। तीसरा टेक्निक डायरेक्ट टेक्निक था। अगर ये दो टेक्निक किसी भी एरिया को हड़पने के लिए काफी नहीं होता था तो ये लोग अपना आर्मी लेके जाते थे और वो लोकल रूलर के खिलाफ जंग छेड़ देते थे। अब इनका जो दूसरा इनडायरेक्ट टेक्निक था सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर कोई भी स्टेट इनके साथ सब्सिडरी अलायंस में आता था तो इनका जो आर्मी का मेंटेनेंस का खर्चा था वो बच जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए एक आर्मी तैयार करते थे और उसका सारा खर्चा वो अपने ऊपर लेते थे। तो ये तो वो लोकल रूलर के लिए एक मुनाफे वाली बात हुई। लेकिन अगर हम ये अलायंस को ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ये मानते थे कि अगर किसी भी लोकल रूलर के पास उसका खुद का आर्मी नहीं होगा तो किसी भी कारण से अगर वो हमसे जंग लड़ना चाहता है तो वो हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का आर्मी नहीं है। हमने उनके लिए एक आर्मी तैयार किया है और वो आर्मी हमारे इशारों में नाचता है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजों को देखें तो वो लोग कुछ ये सोचा करते थे। ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करके सन 1818 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डोमिनेंट पावर बन चुके थे। इस टाइम तक इंडिया के 78% पॉपुलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर रहने लगी थी। उस वक्त इंडिया का हाल मैप में कुछ ऐसा था। ईयर 1847 को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर रूलर का डेथ हो जाता है और वो रूलर के पास कोई भी नेचुरल मेल हायर ना हो तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा और वो किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एनेक्स हो जाएगा। इसके थ्रू इन्होंने कई सारे जगह को अपने कब्जे में ले लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस जंग में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या तोपे, वक्त खान जैसे हस्ती पार्टिसिपेट किए थे। इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपने कमांडर के हिसाब से एक्सेप्ट किया था। इस लड़ाई में इंडियन रेवोल्यूशनरीज की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद इंडियन एक्ट 1858 के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा चीज
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसके बाद से कंपनी का रूल इंडिया से खत्म होता है और ब्रिटिश राज का रूल इंडिया पे स्टार्ट होता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद ब्रिटिश राज को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसे रेवोल्यूशंस आगे और ना हो जाए और हमारा राज इंडिया से भी खत्म हो जाए। इसीलिए अपने शासन काल को लंबे वक्त तक जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपना फेमस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। इनका डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पर कांग्रेस का रोल को थोड़ा समझना पड़ेगा। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन नेशनलिज्म के लिए। उस वक्त कांग्रेस ने ब्रिटिश राज से एजुकेटेड इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर देने की डिमांड करी। उस वक्त लॉर्ड डफरिन इंडिया के वाइस रॉय थे। उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस हजम नहीं होती। उनको लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे ब्रिटिश राज को खतरा हो सकता है। डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सब काम मत करिए, ये सब काम से ब्रिटिश राज को हानि पहुंच सकता है। लेकिन कांग्रेस डफरिन के खिलाफ जाकर वो सारे काम को कंटिन्यू करता है। अब डफरिन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा सिर दर्द बन चुका था। डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए अपने लॉयल ब्रिटिश लोगों की मदद ली। उनके लॉयल ब्रिटिश लोगों में से एक सैयद अहमद खान भी थे। इन लोगों के मदद से डफरिन ने पूरे इंडिया पर एंटी कांग्रेस मूवमेंट चलवाया। डफरिन को आशा था कि इस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया से घट जाएगा। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सैयद अहमद खान कांग्रेस के खिलाफ 1888 की ओर अपना स्पीचेस देना शुरू कर देते हैं। अपने स्पीचेस में सैयद अहमद खान कांग्रेस के सारे डिमांड्स को गलत साबित करने का कोशिश किए। उन्होंने लोगों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा। इन्होंने अपने स्पीचेस पे टू नेशंस थ्योरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया और यहाँ से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। उन्होंने अपने स्पीचेस पे मुसलमानों को अपने लिए एक सेपरेट कंट्री बनाने की एडवाइस दी। इनके इस भाषणों से प्रेरित होकर कुछ मुसलमानों ने मिलकर 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को बनाया। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग्स वाले टू नेशन थ्योरी पर स्ट्रांगली बिलीव क्या करते थे। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग्स ने उस वक्त के इंडियन वाइस रॉय से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी। कांग्रेस ने ये चीज को स्ट्रांगली अपोज किया और उस वक्त के कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके खिलाफ थे। जिन्ना सोचते थे कि अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया तो देश का डिवीजन हो सकता है। इस वजह से जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का मतलब था कि कुछ ऐसे सीट्स होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्ट हो सकते हैं और वहां पर सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश राज को अपना डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी को बरकरार रखना था, इसीलिए वो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते हैं। आगे जाकर ब्रिटिश राज अपने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए एंग्लो इंडियंस, सिख्स और यूरोपियंस को सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब तक हिंदुओं को ऐसा कुछ भी सिमिलर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। अब हिंदुओं को लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके वजह से हिंदुओं के बीच में हिंदू खतरे में है ये भावना जागने लगा। दूसरी तरफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग्स के लीडर अपने टू नेशन थ्योरीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए खुलेआम भड़काऊ भाषण दिया करते थे। वो मुसलमानों से कहने लगे कि अगर एक बार ब्रिटिशर्स ये देश छोड़ के चले गए तो हिंदू लोग मुसलमानों को अपना गुलाम बना लेंगे। और इसी भड़काऊ भाषण का असर ये हुआ कि मुसलमानों के अंदर मुसलमान खतरे में है ये वाला भावना जागने लगा। धीरे धीरे ये भावना डर में बदल गया और ये डर दंगों में बदल गया। 1920s के बाद धर्म के नाम पर दंगे होना, लड़ाइयाँ होना एक आम बात हो चुकी थी। वक्त के बीतने के साथ साथ धर्म के नाम पे लोगों के बीच में दरारें बढ़ता ही जाता है। अब साल आ जाता है 1946। अब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ने का प्लान कर रहे थे। अब के वक्त पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक वक्त पे पार्टीशन के खिलाफ थे, वो अब पार्टीशन को सपोर्ट करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना पार्टीशन को सपोर्ट करने लगे। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना सोचते थे कि भारत आजाद होने के बाद आजाद भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो सकता है, धर्म के नाम पे मुसलमानों को मारा जा सकता है। और इसी कारण के चलते जिन्ना भी पार्टीशन को सपोर्ट करने लगे थे। पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन भी ऑफर किया गया, लेकिन वो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। 3 जून 1947 को उस वक्त के वाइस रॉय लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया। 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव कर दिया। 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन करने का प्लान को अप्रूव कर दिया और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो जाता है। तो इंडिया कुछ इस तरीके से 2 टुकड़ों में बंट जाता है। एक होता है हिंदुस्तान और एक होता है पाकिस्तान। आज आप जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हो, वो एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो कुछ इस तरीके से इंडिया 3 टुकड़ों में बंट जाता है। एक होता है हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। भारत का बंटवारा होने के बाद भी कई सारे दंगे हुए जिसमें हजारों के तादाद में लोग मारे गए। जंग, लड़ाई कभी भी इंसान को सुख नहीं दे सकता। आगे चलकर जितने भी दंगे हुए
इसमें किसी ने अपने पिता को हराया, किसी ने अपनी माता को हराया, किसी ने अपनी बहन को तो किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने चाचा को तो किसी ने अपने चाची को। इंसान अपने आप को जंग के माध्यम से जितना भी बड़ा साबित क्यों ना कर ले, जंग में उसका नुकसान ही होता है। इसी बात को आज इंसान समझता तो है, लेकिन समझ के भी ना समझा रहता है। खैर, आप अपने बहुमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।